हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है 6 और 7 सितंबर का। उसी के लिए समझ लीजिए कि बिल्कुल हूबहू पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। और अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर में आपको ऐसा होगा जो आप प्रश्न पढ़े ना हो। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आपके पास जो भी 5 से 7 दिन का समय है, अगर मुझे दे देते हैं डेली क्लास में, तो 100% आपके जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, डेली ही क्लासेज इसी टाइम पे आपको मिलता रहेगा। हम डेली ही क्लासेज कराते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न का लेवल जो होता है मैंने वही उठाया है जो आपका सिलेबस है। जहाँ से मैथ जितने क्वेश्चन होंगे, जितने रीजनिंग होंगे, जितने हिंदी होंगे, जितने इंग्लिश होंगे, जितने जीके जीएस होंगे, जितने यूपी जीके होगा, और जितना आपका करंट अफेयर है, मैंने उन सारे टॉपिकों को कवर करते हुए ये क्लास बनाया हुआ है। फुल टू फुल 100 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट समझ लीजिए होगा, बिल्कुल पेपर वाला। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का जैसे टेस्ट होता है, तो जैसे आप समझ लो कि पेपर आपके सामने है और पहला प्रश्न आपके सामने है, तो पहले प्रश्न के जो है आपके उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बिल्कुल बताते चलना है मेरे साथ। ठीक है, कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ये आप खुद से तय करोगे। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरीके की क्लास जो है आपको डेली हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है, क्या कह रहा है आपको कि जो है 27 सितंबर 1911 को पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। जो आज के प्रश्न होंगे बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, तो 27 सितंबर, ठीक है, पहला प्रश्न है। 2011 को पहली बार जनगण मन अधिनायक की जया है जो आप लोग का है गीत, वो जो है कहाँ पे गाया गया? ठीक है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप कहोगे भाई साहब कोलकाता में गाया गया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनका 100% सही उत्तर है। मिलाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये भी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस जो प्रश्न आप देख रहे हो इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि भूदान आंदोलन किसने जो है प्रारंभ किया था। अगर आपका उत्तर वो आ रहा है यहाँ पे, अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे कि नोबा भावे, विनोबा भावे, जो आपका अगर उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का जो है कोकिला किसे कहा जाता है? स्टार लगाएंगे। जो प्रश्न आपके सामने है बिल्कुल ऐसा ही पेपर पूछता है यूपी पेट में। तो आप यहाँ पे देखते रहिएगा, अंत में आपको बताना भी है कि कितने स्कोर आपके हैं। कमेंट बॉक्स रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट है तो टेस्ट बिल्कुल फटाफट से आपके आने चाहिए। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फटाफट से उत्तर मिलना चाहिए। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान को जो है का जो है गठित किया गया है। ऑप्शन नंबर आप बी को चुनोगे तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे?
बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से जो है संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से जो है संकलित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो ये जो है आनंद मठ से जो है हम लोगों का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर जो है आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर आना चाहिए। और अगर आपको क्लास डेली करना है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलता रहे आपको। ठीक है, तो 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे आपके सी ऑप्शन एक जो है, यहाँ पे बी वाले के बाद सी जो है छूट गया था। शक संवंत जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, शक संवंत। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का जो है भारत के जो ध्वज है उसका जो है डिजाइन किसने तैयार किया था, जिसमें आप देखते हो 3 रंग है, चक्रों की संख्या है, कितना अच्छा लगता है। वो किसने डिजाइन किया है, तो आपको बताना है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी वाले जो है जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सिविल सेवाओं का जो है सूत्रपात किसने किया। भारत में सिविल सेवाओं का जो है सूत्रपात किसने किया, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं बिल्कुल आप देखिएगा, पेपर में आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि बिल्कुल क्वेश्चन के उत्तर आप फटाफट से बताते रहो। तो लॉर्ड कार्निवाल्स कार्निवालिस बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10वां का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर बताना है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफार खान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। 11वां नंबर प्रश्न है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया। तो राइट उत्तर आप कहोगे कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल आपके 100% सही उत्तर है, यहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने अ, पेशवा बाजी राव द्वितीय के जो है स्वतंत्र अस्तित्व को जो है समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संधि ने पेशवा बाजी राव को जो है द्वितीय को जो है यहाँ पे स्वतंत्र जो है अस्तित्व को जो है समाप्त कर दिया। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बेसिन की जो है संधि। कौन सी संधि है, तो बेसिन संधि आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठा राज्य का जो है दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का जो है दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मराठा राज्य का जो है दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जो है बा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ये आप लोग के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला जो है समाचार पत्र किसने लिखा था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने 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 था? किसका था यहाँ पे ये होना चाहिए था, ठीक है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आपको सुधार लेना है। तो जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? बताइएगा यहाँ पे कि भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद कौन सी महिला जो है सर्वाधिक योगदान दी? ये प्रश्न आपके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें का जो है राइट उत्तर आप कहोगे अरुणा जो है आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक में, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पे देखिएगा 18 वंदे मातरम गीत किसने लिखा? 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो ये भी प्रश्न का उत्तर ना दे सके, ठीक है? ये एक नंबर तो बिल्कुल आपके फ्री के हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पूछा क्या गया है ये भी आपको ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जब हम लोगों का देश आजाद हो गया उसके बाद का ये बात कहा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर ये प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? बताएंगे 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सन्यासी विद्रोह बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो है कैबिनेट मिशन योजना के जो है पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से नेताओं में से एक जो है कैबिनेट मिशन योजना के जो है पक्ष में पूरी तरीके से था? तो आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है लॉर्ड मैकाले संबंधित है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपको कि जो है सती प्रथा की जो है समाप्ति से आ, अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने जो है लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, और जिनका भी उत्तर आ रहा है लॉर्ड जो है कर्जन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
पहली बार गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 24वें का राइट उत्तर, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1896 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो अगर आपने बताया यहाँ पे चंद्र नगर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंच बस्ती नहीं है तो चंद्रनगर आपको बिल्कुल राइट उत्तर करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और यहाँ से जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिएगा अब देखिए फटाफट से आप लोगों के अगला जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और बेहतरीन तरीके से आपके हर एक प्रश्न के जवाब आने चाहिए, ठीक है। कह रहा है प्रश्न में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जवाब दोगे। 10 सेकंड का हर एक प्रश्न रहेगा आप लोगों के पास समय, ठीक है। रीजनिंग के पहले प्रश्न का जवाब सभी लोगों के आना चाहिए। ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। देखिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे और देखिए अगर आप यहाँ पे करोगे तो ही जाके एग्जाम हॉल में भी कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है आपको और गलत या सही आपको यहाँ पे जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में तो कोई बताने वाला नहीं होगा, तो आप वहाँ पे तो खुद से ही लगाओगे। तो आपके पास एक मौका है, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बेहतरीन बहुत लाजवाब। तो जैसे मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया तो यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे, यहाँ से कहाँ पे 11 से चलते हैं 32 पे। तो यहाँ पे कितना से गुणा किया गया है, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी कि 12 से गुणा किया गया है। 11 से किस में गुणा कर दिया, 12 से। तो अगर हम भी यहाँ पे 12 से गुणा कर देते हैं तो 12 बरा ही कितना होता है, 144। 144 यहाँ पे तो दिया गया है, पर क्या ये लॉजिक सही हो सकता है? कहिएगा कि बिल्कुल गलत हो सकता है। आप ये गलत कर सकते हैं, पर इसके लॉजिक जो है एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है ये भी देख लीजिए कि देखिए 11 जो है ना, 11 का वर्ग किया गया है और 11 जोड़ दिया गया, ठीक है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और 121 में 11 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 132। उसी प्रकार 12 लिखा है, 12 का वर्ग करेंगे और 12 जोड़ देंगे तो 12 बरा ही कितना होता है, 144, और 144 में जो है आपको 12 जोड़ना है, ये कितना हो जाएगा, 156। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को डाउट होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी हालत में जो है आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न में पूछा क्या गया है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना है और बताने की कोशिश करना है कि दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आप लोगों के सामने है और इसके जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 13 से 14 लिखा है, प्लस का 1 किया है। 14 का 14 लिखा है यानी कि 0 ही प्लस किया है। 14 से 16 लिख दिया, 2 प्लस कर दिया। 16 से 17 लिखा, प्लस का 1 कर दिया। 17 से 17 लिखा है, 0 प्लस कर दिया। 17 से 19 लिखा है, 2 प्लस कर दिया। क्या आपको कुछ दिखाई दिया? आप कहोगे पहले 0, पहले 1 फिर 0 फिर 2, ये श्रृंखला चल रहा है। 1 0 1 0 2, फिर देखो 1 0 2, यहाँ पे भी वही काम किया है, तो हम भी इसके आगे क्या करेंगे, 1 0 2, तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे और बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि अगला जो उत्तर आएगा आपका 20 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए फटाफट से और बिल्कुल टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं ये भी बताना है। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा टेस्ट देते रहिए, बिल्कुल आपके टेस्ट के जो है स्कोर भी हमें अंत में आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने।
क्या कह रहा है कि यदि संख्या जो है यहाँ पे एक दिया गया है जिसके प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाता है तथा जो है प्रत्येक सम में दो घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंक का जो है मध्य क्या अंतर होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है और मैंने बताया हुआ है कि आप ऐसे जो प्रश्न हैं अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इसको क्या कीजिए कि आप जो है कहीं ना कहीं इसको जो है उतार लीजिए रफ पे और बिल्कुल सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कॉपी और कलम आपके पास बिल्कुल होने चाहिए ऐसे अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया है सम में जो है विषम में एक जोड़ना है, तो विषम संख्या आपको मालूम है जिसमें दो से भाग नहीं लगता है, बिल्कुल आपको मालूम होगा। तो यहाँ से देखिए तीन तीन में जो है विषम संख्या है तो इसमें एक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4। एक एक भी विषम है तो इसमें एक जोड़ दोगे 2। 5 विषम है, एक जोड़ दो 6। अब देखो 4 जो है सम संख्या है, 4 में से बोला गया है 2 घटा देना है। ठीक है, सम देखो सम में 2 घटाना है, तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2। 8 सम होता है, इसमें से 2 घटाओगे 6। 7 7 क्या है, तो ये होता है आपका विषम संख्या। विषम में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 8। ये है 2, 2 में क्या करना है, तो ये 2 है सम संख्या, तो सम में से आपको 2 घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसने बोला है तो आपको बता दूं यहाँ पे दाएं और बाएं का जो है लॉजिक आपको बता दूं। यहाँ पे ये होता है आपका कौन सा, ये वाला हिस्सा है दायां और ये वाला हिस्सा है आपका बायां। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसने बोला है कि दाएं और बाएं से दूसरा अंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा अंक यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच का अंतर कर देना है। तो 8 एक संख्या है और उसमें से 2 आप घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 6। और यदि आपने 6 चुन दिया है, यदि आपने 6 बताया हुआ है इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को जो है ये कुडित किया जाता है और शॉर्ट को जो है ये कुडित किया जाता है, तो दी गई भाषा में एस का जो है एस के लिए कौन सा कूट होगा, ये आप लोगों को बताना है। कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़े से आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे समझना है, बिल्कुल आपके उत्तर 100% आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। समझिएगा यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग बेहतर तरीके से FUSE। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है 6 4 8 2 और यहाँ पे लिखा है SORT। शॉर्ट को जो है क्या लिख रहा है 3 6 7 और 1। ठीक है, अब जो रह गई बात यहाँ पे बोला है कि हमें एस का कोड बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे कि देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे ऊपर एस दिखाई दे रहा है और निचला वाला हिस्सा में भी एस दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब एक ऐसा अक्षर है जो ऊपर और नीचे दोनों में दिया गया है, तो ऊपर और नीचे आप भी देख लो कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखो हमने देखा तो 6 और 6 ऊपर और नीचे दोनों लाइन में लिखा गया, बाकी और कोई भी अक्षर नहीं है, तो आप कहोगे 6 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई जो है 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख लो यहाँ पे कि जो है ये आप लोगों के 3 अंक के जो है आपके संख्या लिखा गया है, यहाँ पे दाहिना है ये बायां है। कह रहा है उदाहरण कि 600 जो है 97, इसमें पहला अंक 6 है, मतलब इधर से आपका काउंट करना है, पहला अंक ये, दूसरा ये, तीसरा, और दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक ये है। बिल्कुल हम समझ गए। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं होती है, मतलब इधर से चलता हुआ इधर दाहिने की तरफ होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के जो है पहला अंक का जो है योगफल आपसे पूछ लिया है। अब जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। ये 200 लिखा है, ये 700, ये 200, ये 800, ये 500। बिल्कुल ये जो है सबसे बड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पे 800 जो है 62 है, और सबसे छोटी की बात किया जाए तो यहाँ पे 237 और 200 यहाँ पे 5, तो 205 है बिल्कुल सबसे छोटी संख्या। इसने बोला क्या है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक
तो देखिए ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा में कितना मिला हमको 2, तीसरा अंक, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक। सबसे छोटी संख्या में क्या लिखा गया है 205, इसमें पहला अंक क्या है 2। तो इन दोनों का योगफल मतलब जोड़, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी वाला 100% सही उत्तर है। इसमें जो है किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि ई जो है डी की बेटी है। देखिए ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से जितना बोला जाता है उतना ही आपको करना है, ठीक है। मतलब जो पहला लाइन में बोला है मैं उतना ही करूंगा। ई जो है डी की बेटी है, मान लेते हैं यहाँ पे डी है और डी की बेटी कौन है, ई है, ठीक है। ये बेटी है, बात क्लियर, तो समझते चलिएगा, माइनस रखिएगा तो बेटी मतलब महिला संकेत करेगा। इसकी जो है पत्नी सी है, जिसकी पत्नी सी है, जिसकी पत्नी सी है, ये बात हो रहा है डी का, कि ई जो है डी की बेटी है और इसकी पत्नी जो है, जिसकी पत्नी जो है सी है। तो डी की पत्नी कौन है, सी है, इसकी पत्नी कौन है, सी है। कह रहा है सी जो ए की बेटी है। अब सी किसकी बेटी है, तो सी जो है ये भी किसी की बेटी होगी, ए की बेटी है। कह रहा है जिसका पति बी है, जिसका पति बी है। अब देखिएगा, जिसका पति जो है ए है, जिसका मतलब किसका बात हो रहा है कि यहाँ पे ए का पति कौन है, तो ए का पति जो है आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे बी है, ठीक है। पति ये है यानी कि ये औरत हो जाएगी। अब कह रहे हैं डी का बी से क्या संबंध है, तो बी से आपको देखना है, ये बी है, इसका जो है डी कौन लगेगा ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने देखा, तो ये जो है इसकी कौन है, वाइफ हो गई, वाइफ की ये कौन है, बेटी है, ठीक है। और बेटी हो गई ये, तो इसका भी बेटी होगा। जैसे इसकी ये मदर है तो ये फादर हो जाएगा। और यहाँ से जब इसकी बेटी से जिसका शादी होगा वो क्या लगेगा, तो इसकी बेटी से जो है शादी किया होगा क्या होगा, दामाद होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था और सिंपल से तरीके से आपको जवाब देना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। अब देखिए एनोलॉजी का प्रश्न है, बिल्कुल आपको फटाफट से जवाब देना है। यहाँ पे थोड़े से जो है जीके जिनका मजबूत होता है वो ऐसे प्रश्नों को फटाफट से कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है इंग्लैंड, लंदन, बांग्लादेश, वाट, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ये समझना है आपको कि इंग्लैंड का जो है किस प्रकार से यहाँ पे लंदन लिखा हुआ है संबंध, उसी प्रकार से बांग्लादेश का जो है हम लोगों को संबंध यहाँ पे बताना है। ये बात यहाँ पे क्लियर हम लोगों से अब बताया गया है। तो जैसे मैंने देखा तो इंग्लैंड जो है इसका जो है लंदन क्या है, तो राजधानी है, क्या है, राजधानी है। तो आपको भी यहाँ पे बांग्लादेश है तो इसकी जो है राजधानी आपको बिल्कुल याद होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी से इस प्रश्न को ऑप्शन नंबर सी ढाका जो है बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप जो है गणित के प्रश्न आ चुके हैं और गणित बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे यदि ब्याज की वार्षिक रूप से, ब्याज को जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर जो है 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से पूछा गया है। अब बताएंगे कि अगर 24,000 रुपया है और 2 वर्षों के लिए किसी को 10% पर हम लोग दे रहे हैं तो उसका जो है ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इसके जो है सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक आपको याद होगा मूलधन गुणे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन P इंटू 1+R/100 के पावर T। तो यहाँ पे P कितना दिया गया है, 24,000 दिया गया है और 1+R का वैल्यू 10 दिया है, R मतलब दर, बट्टा में 100 हो जाएगा और पावर कितना है T मतलब 2 वर्ष। आप यहाँ से काट के इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं 10 एकम 10 1 11, यानी कि इसका जो है सोल्यूशन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24,000 तो ये था पहले गुणा में, गुणे 11 बट्टा कितना आ गया था 10 और स्क्वायर था तो 11/10, 2 बार लिखना पड़ेगा। ये 1 0 से कट जाएगा। अब जब इसको आप गुणा करोगे 11 एकम 11 फिर 24, तो इसके जो राइट उत्तर बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 121 हो रहा है, 121 में गुणा कर लो, 4 एकम में 4 हो जाएगा, अंत में 4 आना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि 100% यही वाला उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके एक और तरीका होते हैं, फिर वहाँ पे
आप समझ सकते हैं कि यही आएगा। किस तरीके से, जैसे 2 वर्ष है तो पहला वर्ष में ब्याज कितना है 10, अगला वर्ष में क्या हो जाएगा 10%, तो ये रहेगा पहला वर्ष में 10, दूसरे वर्ष में भी 10। लेकिन ब्याज का भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 10 है उसका भी 10% आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 से 10, 10 से 10, एक में एक से गुणा करेंगे 1% और आ जाएगा। यानी कि पहले वर्ष में तो 10 लगा, दूसरे वर्ष में 10 और एक 11% हो जाएगा। यानी कि टोटल आप देखिए कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है निकाल दीजिए। 2400 रुपया 24,000 रुपया कोई दिया है, उसका 21% आपको ब्याज निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये देखिए 21 के पहाड़े 4 बार, 21 चौके 84, 21 दूना कितना होता है 42, 8 कितना होता है 50। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लॉजिक बिल्कुल कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है देखिएगा 7 5 14 का जो है चतुर्थ अनुपाती ए और 10 के जो है तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात करिए। अब देखिए ये थोड़े से आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न बताया नहीं है, पर आज के बाद से ये बहुत ईजी लगेगा। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है कि पहला और तीसरे का गुणा होता है, तो हम लोग करेंगे 7 × 14, और जो दूसरा होता है उसका चौथे के साथ जो है यहाँ पे गुणा होता है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा, तो कितना आएगा चतुर्थ अनुपाती, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 मिनट यहाँ पे गलती हो रहा है ना, हम लोग किस तरीके से निकालते हैं देख लीजिए। इसको लिख देते हैं 7 5 और यहाँ पे समानुपाती 14, और अनुपात यहाँ पे हमको चौथा जो है अनुपात निकलना है, तो नहीं मालूम है, तो पहले का गुणा अंत में करते हैं और बीच वाला का गुणा बीच वाला। तो यहाँ पे 5 × 14 हो रहा है ना, बट्टा में कितना हो रहा है 7, और इसका जो है आप लोगों को इसका जो है क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती क्या होता है बी स्क्वायर। तो बी में कितना दिया है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 बट्टा में ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। जैसे जब मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, ये 10 के पहाड़े में 10 दूना का 20, 7 के पहाड़े में 7 दूना 14, ये 2 के पहाड़े में 2 कट गया, तो यहाँ से तिरछा तिरछी इधर तो सब कट गया है, ए से 1 में गुणा करेंगे ए हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा 10। यानी कि ए का वैल्यू आप कहोगे कि 10 जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या जो है यहाँ पे दिया गया है, तो 6 से विभाज्य है, तो पी का जो है अधिकतम मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, मतलब इसमें पी का जो है सबसे अधिक वाला मान आपको बताना है। अब किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, देखिए बिल्कुल समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले अधिकतम बोला है, तो सबसे अधिक वाला मान ही आपको रखकर यहाँ पे बना लेना है। जैसे सबसे अधिक इसमें मान देखेंगे तो 8 है, तो यहाँ पे 9 0 4 4 जो है यहाँ पे क्या रख लेंगे हम लोग 8 और 2 2, इसमें 6 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 6 9 54, 30 6 5 30 हो गया, 6 7 42, 2 हो गया 28, तो 6 चौका 24, 4 हो गया 42, 6 7, यानी कि 2 शेष बच रहा है। भाई साहब यहाँ पे जब 8 रखेंगे तो 2 शेष बच रहा है, इसने बोला कि पूरा पूरा जो है यहाँ पे भाग लगना चाहिए, मतलब ये गलत। इससे जो है छोटी अब अंक पे चलेंगे 7, तो यहाँ पे 5 9 0 4 4, पी की जगह पे आप कितना रखेंगे 7 2 2। अब काट के देख लो क्या भाग लग रहा है, तो देखिए 9 छक्का 54, कितना बचा हम लोगों के पास 6 9 54, कितना बचा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 7 सत्ते 6, 8 छक्के 48, फिर 24, यहाँ पे 24 तक ले पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 47 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 7 42, फिर 5 बच जाएगा शेष, यानी कि 5 और 2 हो जाएगा 52, तो 8 छक्के 48, कितना बच जाएगा 4 और 2 42, पूरा पूरा भाग लग गया। आप देख लो 7 जब रखेंगे तो पूरा पूरा यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आज की क्लास में हम लोग इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, और जो भी मेरे दोस्त हमसे डेली क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।